नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम एक्सेस में, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं अशोक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। क्योंकि अशोक से आपने देखा होगा कि आपकी परीक्षा अगर आपने कोई दी होगी तो उसमें अशोक से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं और पूछे जाते हैं। क्योंकि मौर्य काल में सबसे ज़्यादा प्रतापी राजा या तो चंद्रगुप्त हुए हैं या तो अशोक हुए हैं, लेकिन चंद्रगुप्त से भी ज़्यादा अशोक से प्रश्न बनाए जाते हैं हमारी परीक्षा में। तो इसीलिए चलिए आज के टॉपिक में अशोक के बारे में कवर करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि अशोक के वृहत स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है। तो अशोक के जो वृहत स्तंभ लेख हैं उनकी संख्या की बात करें तो उनकी संख्या 7 है। यहाँ किसकी बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा कि स्तंभ लेखों की संख्या की बात हो रही है। ठीक है, स्तंभ लेखों की संख्या की बात हो रही है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि स्तंभ लेख कितने हैं अशोक के। तो 7 स्तंभ लेख हैं। नेक्स्ट है कि अशोक के स्तंभ लेख केवल किस लिपि व भाषा में उत्कीर्ण किए गए हैं। अशोक के स्तंभ लेख किस लिपि व किस भाषा में उत्कीर्ण किए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ब्राह्मी लिपि में और प्राकृत भाषा में अशोक के सभी स्तंभ लेखों को लिखा गया है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि अशोक के लघु स्तंभ लेखों की कुल संख्या कितनी है। तो जो अशोक के लघु स्तंभ लेख हैं उनकी संख्या 7 है। अभी हमने देखा था कि वृहत स्तंभ लेख, तो वृहत स्तंभ लेखों की संख्या कितनी थी। तो वृहत स्तंभ लेखों की संख्या 7 थी, लेकिन लघु स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है। तो लघु स्तंभ लेखों की संख्या 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि अशोक के लघु स्तंभ लेख वास्तव में क्या हैं। तो जो अशोक के लघु स्तंभ लेख हैं वो वास्तव में हैं क्या। तो वो हैं राजकीय आदेश। जो राजकीय आदेश होते थे उन्हीं का वर्णन लघु स्तंभ लेखों में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि अशोक के अभिलेखों में सर्वप्रथम किसे, कब तथा किनके द्वारा पढ़ा गया है। अशोक के स्तंभ लेखों को सर्वप्रथम किसे, कब तथा किनके द्वारा पढ़ा गया है। तो अशोक के स्तंभ लेखों को दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख जो है वो 1837 में, ठीक है, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया था। ये क्वेश्चन का सिर्फ इतना पूछा जाता है कि किसके द्वारा पढ़ा गया था। तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। और कौन सा, तो दिल्ली मेरठ जो स्तंभ लेख है उसको पढ़ा गया था 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि अशोक के समस्त अभिलेखों में एक को छोड़कर सबका विषय क्या है। तो जो अशोक का समस्त स्तंभ लेख हैं उनमें से एक को अगर छोड़ दिया जाए तो सबका विषय क्या है। तो सबका विषय प्रशासनिक है। ठीक है, प्रशासनिक है सबका विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि अशोक का एकमात्र अभिलेख जिसका विषय, वो हमने देखा ना था कि एक को छोड़कर बाकी सभी के विषय जो है वो प्रशासनिक थे। तो अब जो छूटा हुआ है उसकी बात हो रही है कि अशोक का जो एकमात्र अभिलेख था जिसका विषय प्रशासनिक ना होकर आर्थिक था। ठीक है, प्रशासनिक ना होकर आर्थिक था, जिसमें अशोक कालीन कर नीति का विस्तृत विवरण है। किसका, अशोक कालीन कर नीति का। तो ये अलग से एक क्वेश्चन बन सकता है और शायद एक बार ये पूछा गया है, हमने एक पेपर में देखा है कि एक बार ये पूछा गया था कि अशोक के वह स्तंभ लेख का नाम बताइए जिसमें अशोक ने कर नीति का वर्णन किया है। तो अशोक ने कर नीति का वर्णन किसमें करवाया है। तो रुम्मीदेई लघु स्तंभ लेख जो है उसमें अशोक की कर नीति का विस्तृत वर्णन किया गया है। रुम्मीदेई, ठीक है, रुम्मीदेवी और लघु स्तंभ लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें कि अशोक के दोनों प्रकार के स्तंभ लेखों में सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे छोटा की बात करें तो सबसे छोटा जो है वो रुम्मीदेई है। ठीक है, रुम्मीदेई अभिलेख जो है वो सबसे छोटा है। और इसके शीर्ष पर किसकी मूर्ति बनी हुई है। तो रुम्मीदेई के जो अभिलेख है उसके शीर्ष पर घोड़े की मूर्ति विराजमान है, घोड़े की मूर्ति बनाई गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि अशोक के दोनों प्रकार के स्तंभ लेखों में सबसे बड़ा कौन है। तो स्तंभ लेख जो 7वां है वो सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन सा था। तो सबसे छोटा था रुम्मीदेवी। ठीक है, रुम्मीदेई जो था वो सबसे छोटा था। और सबसे बड़ा कौन सा था। तो सबसे बड़ा 7वां स्तंभ लेख है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि स्तंभ लेख जो अशोक को निर्विवाद रूप से बौद्ध सिद्ध करते हैं उसका वो कहाँ है। ठीक है, तो जो स्तंभ लेखों में बौद्ध होने का प्रमाण मिलता है अशोक के, वो एक सारनाथ में है, प्रयाग स्तंभ लेख और सांची। इन 3 जगह पर जो स्तंभ लेख हैं उनसे ये पता चलता है कि बौद्ध धर्म को अपनाते थे अशोक। ठीक है, अशोक कौन से धर्म को अपनाते थे? बौद्ध धर्म से, और बौद्ध धर्म को, और ये पता चला है सारनाथ, प्रयाग और सांची अभिलेख से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। ये होगा कि किस स्तंभ लेख में अकबर की द्वितीय रानी कारुवाकी द्वारा बौद्ध संघ को प्रदत्त दान का उल्लेख है, और इसी कारण जिसे रानी अभिलेख भी कहा जाता है। तो रानी अभिलेख किसको कहते हैं? बेसिकली ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि रानी अभिलेख किसको कहते हैं। तो ये जो प्रयाग या कौशाम्बी में रानी अभिलेख को अवस्थित किया गया है, प्रयाग या कौशाम्बी में। ठीक है, रानी अभिलेख अभी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें कि अशोक के किस स्तंभ लेख पर उसके 7 स्तंभ लेखों का उल्लेख है। तो अशोक के किस स्तंभ लेख पर उसके 7 स्तंभ लेखों का जो उल्लेख है वो दिल्ली टोपरा पर है। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख पर उसके 7 स्तंभ लेख का उल्लेख किया गया है कि उसने 7 स्तंभ लेख उत्कीर्ण करवाए हैं, और इसकी जानकारी हमें दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है कि अशोक के किस स्तंभ लेख के ऊपरी भाग को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में लिया गया है। तो ये क्वेश्चन तो मतलब कि क्या सैकड़ों क्या हज़ारों बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछ लिया गया होगा कि अशोक के किस स्तंभ लेख के ऊपरी भाग को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में लिया गया है। तो सभी जानते हैं जो सारनाथ है वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट है कि अशोक के सारनाथ लघु स्तंभ लेख की खोज कब तथा किसने की थी। तो अशोक के सारनाथ लघु स्तंभ लेख की खोज कब तथा किसने की थी। तो 1905 में की थी और ऑटेल द्वारा की गई थी। ऑटेल द्वारा 1905 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 की अशोक के सारनाथ स्तंभ लेख में उत्कीर्ण चक्र किसका प्रतीक है। तो अशोक का जो सारनाथ स्तंभ लेख में जो चक्र हैं, ठीक है, चक्र किसका प्रतीक है। तो चक्र जो है वो धर्म का प्रतीक है। चक्र किसका प्रतीक है। तो चक्र धर्म का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 में है कि अशोक के किस स्तंभ लेख पर मुगल सम्राट जहांगीर ने अपना लेख उत्कीर्ण करवाया था। तो जहांगीर ने प्रयाग या कौशाम्बी के जो स्तंभ लेख था उस पर अपना लेख उत्कीर्ण करवाया था। ठीक है, और जो प्रयाग या कौशाम्बी का है ये किसने करवाया था। तो ये अशोक का था, और जहांगीर ने इस पर अपना लेख उत्कीर्ण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें कि अशोक के गुहा लेख, ठीक है, अशोक के गुहा लेख। तो अशोक के गुहा लेखों की संख्या कितनी है। तो अशोक के जो गुहा लेख थे उनकी संख्या 3 थी। अशोक के गुहा लेखों की संख्या कितनी है। तो अशोक के गुहा लेखों की संख्या 3 है। तो अशोक के गुहा या गुफा लेख कहाँ की पहाड़ियों में स्थित हैं। तो जो अशोक के गुहा या गुफा लेख हैं वो कहाँ की पहाड़ियों में स्थित हैं। तो बराबर की पहाड़ियों में गया बिहार में अवस्थित हैं। ठीक है, गया बिहार और बराबर की पहाड़ियों में अवस्थित हैं अशोक के गुहा या गुफा लेख। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें कि बिहार के गया जिले में बराबर की पहाड़ियों में स्थित अशोक द्वारा निर्मित गुफाओं के नाम क्या हैं। तो जो बराबर की पहाड़ियों में जो गुहा लेख है उसका नाम क्या है। वो बराबर की पहाड़ियों में जिन्होंने बनवाई थी, तो इन्होंने कितनी बनवाई थी। सुदामा बनवाई थी, विश्व झोपड़ी और कर्ण चौपार, ये झोपड़ियाँ बनवाई थी, और ये कहाँ हैं। तो बराबर की पहाड़ियों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है कि अशोक के किन अभिलेखों से आलेख में अन्न वितरण हेतु राजकीय अन्नागार की व्यवस्था का पता चलता है। तो राजकीय अन्नागार की व्यवस्था का पता चलता है सौगौरा व महास्थान अभिलेख से पता चलता है कि राजकीय अन्नागार की व्यवस्था थी अशोक के शासनकाल में। नोट लिखा हुआ है कि सौगौरा जो उत्तर प्रदेश के जिले व महास्थान जो है वो बांग्लादेश के बोहरा ज़िले में स्थित है। ठीक है, सौगौरा उत्तर प्रदेश में है,
और महास्थान जो है वो बांग्लादेश में है। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आए होंगे, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।